हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। होप कि आप बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग के बोर्ड टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे 3.2 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। प्रीवियस अगर बात करें, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग और बात किया था द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि रोमांटिक्स आर्टिस्ट जो थे किस तरह से जो है वॉर और साइंस को पीछे रखने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इमोशंस पे काम करना होगा, हमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अगर जगाना है तो हमें वहाँ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट तैयार करना होगा, भावनाओं पे बात करना होगा। तो वो किसका कहना था, वहाँ के जो रोमांटिक्स आर्टिस्ट थे, है ना, वहाँ का उन लोगों का ऐसा कहना था। बात करें हाँ इस टॉपिक का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो व्हाट डज दिस टॉपिक सेज, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, व्हाट डज दिस मीन, लेट्स कम टू दिस, है ना। क्या कहता है, द 1830s वेर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। अगर बात करें 1830 क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप था पूरे यूरोप के लिए, मतलब पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा तंगी थी, है ना। जो फैसिलिटीज़ थी, जो लोगों को खाना वगैरह था प्रॉपरली वो नहीं मिल रहा था, जॉब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हम लोग आगे देखते हैं कि क्या था। The first half of the 19th century saw an enormous increase in the population all over the Europe। कहने का मतलब है फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century मतलब 18 से लेके 1850 तक, फर्स्ट हाफ 18 से लेके 18th सेंचुरी से लेके 1850 तक जो एनॉर्मस इंक्रीज, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में पूरे यूरोप में जो है इंक्रीज देखा गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा गया इस समय। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट्स। बात कहने अगर समझा जाए इस बात को, तो बहुत सारे देशों में क्या हुआ था, देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे एम्प्लॉयमेंट से, मतलब जितना नौकरी था उससे ज़्यादा जो है उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो थे जॉब की तलाश में थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। बात करें तो नौकरी की तलाश में जो रूरल एरिया के लोग थे, जो विलेज टाइप के लोग थे, दे स्टार्टेड मूविंग टू द अर्बन सिटीज़ जस्ट इन द सर्च ऑफ in the search of job, and they were coming here in the city. They were helpless to live in the overcrowded slums. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of the cheap machine made goods from England. अब हमें पता है कि 17 हाफ सेंचुरी में ही क्या हुआ था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है तो जो वर्कर्स हैं, जो लार्ज मासेस में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मशीन्स के द्वारा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जो सारे काम अपने हाथ से कर रहे हैं, उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन जो है मशीन देने लगे और इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं वो देने लगे। और यही कारण था कि वहाँ पे और गरीबी बढ़ने लगी। कैसे, वेर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस मोर देन ऑन द कॉन्टिनेंट। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत तेज़ी से फैल गया कॉन्टिनेंट में, यूरोप में। एंड दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ज़्यादा, मतलब कपड़े वगैरह के प्रोडक्शन में ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा था। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज द ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड। कहने का मतलब ये है कि विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स, और ये छोटे छोटे लोग थे, स्पेशली वर्कशॉप जिनका था वो मैकेनाइज बहुत कम थे, मतलब मशीनों से बहुत काम कम होता था, ज़्यादातर काम घर में लेबर लोग ही करते थे। इन दोज रीजन्स ऑफ द यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर। ऐसा मतलब यूरोप का रीजन जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी अभी भी जो है एक पावर इंजॉय कर रहा था। अरिस्टोक्रेसी आप लोगों को पता है क्या होता है, अरिस्टोक्रेसी मतलब हाईएस्ट क्लास पीपल, जो अभी भी मतलब इंजॉय पावर कर रहा था। पीजन से स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। पीजन लोग थे वो क्या कर रहे थे, फार्मर्स जो लोग थे अभी भी मतलब लोन की दबाव में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, फ्यूडल ड्यूज था उनके ऊपर और ऑब्लिगेशन थे, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था उनके ऊपर। द राइज ऑफ गुड prices or the rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in the town and country। कहने का मतलब ये है, जो फूड थे क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, फूड प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ गए। आगे क्यों बढ़ गए, मतलब बहुत ज़्यादा क्यों हो गया, देयर वाज सीन द राइज इन द प्राइजेस ऑफ द फूड इन द फूड सेक्टर जस्ट बिकॉज द हार्वेस्ट वाज वेरी बैड। जो हार्वेस्ट होने लगा था, जो अनाज क्रॉप्स वेयर डैमेज जो होते थे वो डैमेज हो जाते थे। और ये पूरे यूरोप में, मतलब कंट्री में भी बात करें और टाउन सिटीज़ हर जगह जो है बहुत बड़े वाइड स्प्रेड पॉपुलेरिज्म, मतलब बहुत पॉपुलेरिज्म मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी, है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी, जहाँ लोग खाने को भी तंग हो, वैसे जगह को मतलब वैसे कंडीशन को पॉपुलेरिज्म कहा जाता है।
तो ऐसा कंडीशन था। द ईयर 1840 वेयर वन सच ईयर, कहने का बात है 1830 से ये सारा कुछ चल रहा था। और 1848 भी एक ऐसा ईयर माना जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल करना पड़ रहा था वहाँ के यूरोप के लोगों को। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस आउट ऑन द रोड्स। कहने का मतलब था, अगर बात करें पेरिस की, स्पेशली फ्रांस की, तो वहाँ पे जो है फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा था। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के पास नौकरी नहीं थी। ये बात जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और जो पेरिस के लोग थे, मतलब जो फ्रांस के लोग थे, वो पेरिस के रोड पे उतर गए, मतलब सीधा सीधा रिवॉल्यूशन करने को उतर गए, रिबेल पे आ गए, विद्रोह, सबकी सरकार गलत है, हमें नौकरी दे। वो रास्ते पे धरना देने लगे, सीधा सीधा कह सकते हैं। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुईस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अब देखो, जिसको फ्रांस ने क्या किया था, 1830 के करीब करीब गद्दी पे बिठाया था, है ना, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से देश चलेगा, उसका हेड लुईस फिलिप को बनाया गया था। लेकिन ये जो है चीज़ों को संभाल नहीं पाए और बैरिकेड्स वगैरह जो है खड़ा किए थे, मतलब पेरिस के रास्ते पे पुलिस वगैरह आर्मी लगा दी गई थी, है ना। और इनको पॉपुलरली क्या होना पड़ा, फाइनली लुईस फिलिप को भागना पड़ा, है ना। कहाँ भागना पड़ा, देखिए कहाँ भाग के जाएंगे, भाग के कोई कहाँ जाएगा, हमारे देश का पीएम भागेगा तो कहाँ भागेगा, है ना। हर जगह लोग हैं, हम लोग पकड़ सकते हैं, टेंशन ना लीजिए। तो देखिए ये फिगर भी बता रहा है कि पीजेंट्स अपराइजिंग है 1848। देखिए मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि सर आप फिगर को भी एक्सप्लेन कर दिया कीजिए, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सच फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, टेंशन ना लीजिए। National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adults male about 21 and granted the right to work. National workshops to provide employment were set up. अगर बात करें जब ये भाग गए थे, कौन भाग गया था, हमारे पास लुईस फिलिप भाग गए थे, तो नेशनल असेंबली ने फिर एक बार कमान संभाला और जो है रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज, मतलब रिपब्लिक जैसा कुछ आया था, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र जो है आया था, पूरी तरह तो नहीं आया था लेकिन नाम के लिए। और जो है ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द एडल्ट मेल्स अबाउट 21। और यहाँ पे जो है राइट टू वोट, सफरेज मतलब राइट टू वोट, सभी को अधिकार एज ए अधिकार के रूप में दिया गया, जिनका उम्र मतलब एडल्ट मेल, सिर्फ मेल को दिया गया, जिस मेल का उम्र 21 से अबव है वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, सरकार को चुनने में मदद कर सकते हैं। एंड गारंटेड द राइट टू वर्क। और क्या किया ये रिपब्लिक जो था, नेशनल असेंबली ने राइट टू वर्क की गारंटी दिया कि काम करना आपका अधिकार है, आपको काम जरूर मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड, नेशनल वर्कशॉप बनाए गए, पूरे देश का वर्कशॉप बनाया गया जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को सेटअप करने की पूरी तैयारी चल रही थी। आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स। बात करें 1845 की एक कहानी है जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि वीवर्स थे, वीवर्स मतलब सिलाई बुनाई करने वाले वर्कर्स थे सिलेसिया में। इन्होंने रिवोल्ट क्रिएट कर दिया था वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, जो कि क्या करता था, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता था एंड गिव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था वहाँ के और वहाँ के लेबर लोगों को, लेकिन और कहता था कि हमें समय पे इस काम को ख़त्म भी करना है, लेकिन पेमेंट को जो है कम कर दिया गया था। महंगाई बढ़ रही थी, जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस वेर सीन बट द कॉन्ट्रैक्टर्स एट सिलेसिया हैड रिड्यूस द पेमेंट ऑफ द वर्कर्स एंड दैट इज वाई द वीवर्स इन सिलेसिया है ना रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। आगे क्या हुआ, द जर्नलिस्ट विल्हेम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलेसिया विलेज एज फॉलोज। एक वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, है ना, पत्रकार की अगर बात करें तो उन्होंने वहाँ का बाकायदा पूरा इवेंट बताया हुआ कि सिलेसिया में हुआ क्या था। क्या हुआ था देखिए, अगर बात करें तो क्या बताते हैं, इन दिस विलेजेस विद 18,000 इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट मतलब निवासी, वहाँ के लोग, वहाँ पे उस गांव में 18,000 लोग थे, कॉटन वीविंग का काम करते थे, है ना, ये ऑक्यूपेशन था उनका, मूल काम था। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, वहाँ मतलब वर्कर्स के पास गरीबी बहुत ज़्यादा था। The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods that they order। कहने का मतलब थी वहाँ पे लोग के अंदर डिमांड था काम करने का, and that is how they took the benefit of this। Who took the benefit? The contractors। क्या किए थे उन्होंने, मतलब अगर मुझे काम की ज़रूरत है तो उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा पेमेंट कम कर दिया, बोला कि काम देंगे लेकिन पेमेंट इतना ही देंगे, है ना, जो कि एक सफिशिएंट पेमेंट नहीं था जिससे घर नहीं चल सकता था, है ना। तो मजबूरी का फायदा सीधा सीधा उठाना कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। ऑन 4 जून एट 2 PM ए लार्ज क्राउड ऑफ वेबर्स एमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च इन पेयर्स ऑफ द मैंशंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडिंग हायर वेजेस। बात हुआ कि 4 जून को 2 PM के करीब अगर बात करें 1845 में, तो जो सिलेसिया के वेबर्स थे वो लोग भी रास्ते पे उतर गए और जो कॉन्ट्रैक्टर का घर था, जो मैंशन था, जो बंगला था खूबसूरत सा, वहाँ पे उन लोगों ने जो है हमला बोल दिया, है ना। किस बात को लेकर, ताकि उनका डिमांड था कि हमारे वेजेस को हाई किया जाए, वेजेस को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ओके वेल,
तो दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया। वहाँ गए थे ये लोग अपना डिमांड रखने के लिए, और वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर था उन लोगों ने उन्होंने उसने वर्कर्स को धमका दिया, है ना, स्कॉन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली जो है बताया कि आप लोग चले जाइए वरना जो ऐसा हो सकता है, गोली मार दिया जा सकते हैं। तो और आगे क्या हुआ देखिए, फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस। इस बात से गुस्सा होकर जो ग्रुप ऑफ लोग थे वो उसके घर में घुस गए, उसके एलिगेंट विंडोज, बहुत खूबसूरत विंडोज को तोड़ दिया, फर्नीचर को तोड़ दिया, पर्सिलिन जो बहुत कीमती जो हमारे क्रॉकरी था उसको तोड़ दिया। अनदर ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो घुसा था घर में, स्टोर हाउस को प्लंडर लूट लिया गया, क्लोथ्स वगैरह जो थे सबको लूट लिया गया, तोड़ दिया गया, है ना। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड विथ हिज फैमिली टू नेबरिंग विलेज। और वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था क्या हो गया, वो वहाँ से भाग निकला, दूसरे गाँव में चला गया, दूसरे गाँव में शरण लेने चला गया रिफ्यूजी के तौर पर। वहाँ के लोगों ने उसको शेल्टर देने से जो है मना कर दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे बाद वो फिर आया, आर्मी की रिक्वेशन डाली, है ना, आर्मी की रिक्वेशन डाली। वहाँ के राजा ने क्या किया कि मतलब वहाँ के राजा ने आर्मी भेजा। इन द एक्शन दैट फॉलोड 11 मेंबर्स वर शॉट। और उसके बदले में जब आर्मी आए तो गुस्से को कंट्रोल करने के चक्कर में 11 लोगों की वहाँ मौत हो गई, है ना। आर्मी लोगों ने वहाँ पे जो गोली मार दिया वर्कर्स लोगों को। तो ये सारा जो है इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे। अब आगे जो है हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट क्यों हुआ था, आप ये सारा टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया लाइन बाय लाइन। अगला जो टॉपिक है देखते हैं क्या है, 3.3 1848 द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल। 1848 में लिबरल लोगों ने भी बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया था, रेवोल्यूशन किया था, इसीलिए 1830 to 1848 को द एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है। अगर देखिए डिस्क्रिप्टिव होता, अगर सब्जेक्टिव पेपर्स होते आपके बोर्ड में तो ये ऐसा आता कि वाई डिड द ईयर 1830 to 1848 कॉल्ड द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। तो इसमें सारा चीज़ आपको मेंशन करना होता कि गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी, अमीरी हो गया था, अमीरी मतलब बहुत कम था, वर्कर्स जो का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, वर्कर माइग्रेट करने लगे थे रूरल से लेके विलेज से लेके मतलब अर्बन एरिया की तरफ, है ना। और ये सारा जो है आपने को मेंशन करना होगा। सिलेशिया वाला विलेज वाला जो प्रोग्राम था वो भी मेंशन करना होगा हम लोग को। 1848 में कैसे फ्रांस के लोग जो थे वो पेरिस के रास्ते पे आ गए थे वो भी मेंशन करना होगा। लिबरल लोगों का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी मेंशन करना होगा। तो 5 नंबर का ही सवाल हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग का जो है MCQ होने वाला है, तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। और हमें जो है अच्छी बात तो है ही, क्योंकि लाइन बाय लाइन NCERT का हमें पढ़ना पड़ेगा। आते हैं Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the middle classes were underway। कहने का मतलब यह है जहाँ पे गरीब लोगों का रेवोल्यूशन हो रहा था, रिवोल्ट कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग के चलते वहाँ पे पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में 1848 में रेवोल्यूशन चल रहा था। एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो है इस रेवोल्यूशन को हेल्ड कर रहे थे, मतलब लीड कर रहे थे, सीधा सीधा कह सकते हैं। इवेंट्स ऑफ फेब्रुवरी, अगर फरवरी की बात करें 1848 फरवरी की बात है, फ्रांस की बात है, हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्च एंड रिपब्लिक बेस्ड एंड यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम। कहने का मतलब है 1848 में क्या हो गया फ्रांस में कि वहाँ का जो मोनार्क था वो अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, मतलब क्या कर दिया, एब्डिकेशन मतलब त्याग, मोनार्क का त्याग कर दिया गया, है ना, हटा दिया गया मोनार्च को। एंड रिपब्लिक जो है वहाँ पे लाया गया, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र लाया गया। यूनिवर्सल मेल सफरेज लाया गया, मतलब सबको वोट देने का अधिकार होगा, मेल फीमेल को नहीं, है ना। और ये सारा चीज़ वहाँ पे किया जा रहा था। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट। अगर बात करें यूरोप में, जब ये फ्रांस वोट की डिमांड कर रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहा था, तो हैरत अंगेज की बात यह है कि अभी यूरोप में बहुत सारे लोग नेशन स्टेट भी नहीं बने थे, मतलब वो लोग एग्जिस्टेंस में भी नहीं आए थे कि जर्मनी जैसा देश है, इटली जैसा भी देश है ना। तो ये सारी बातें थी। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें तो कौन कौन से देश उस वक्त एग्जिस्ट में नहीं थे, जर्मनी नहीं था, आप लोगों को पता है, इटली भी नहीं था, पोलैंड भी नहीं था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वहाँ पे हुआ करता था। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड। वहाँ के जो मैन थे वीमेन थे वो दोनों, मतलब लिबरल जो लोग थे, लिबरलिज्म को फॉलो करते थे, मिडिल क्लास के लोग, वो अपनी डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब यहाँ के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहे थे, नेशनल यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, है ना। यहाँ के लोगों ने क्या किया, एडवांटेज लिया, वहाँ के मतलब सरकार का एडवांटेज लिया, और वहाँ पे लोगों ने डिमांड रखा कि क्या होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट हमारे पास भी होना चाहिए ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, जो कि एक देश होना चाहिए, एक नेशन होना चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, जहाँ पे MP होने चाहिए, MLA होने चाहिए, एक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रेस को आज़ादी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन, फ्रीडम मतलब हम ग्रुप बना के किसी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, इस बात की भी हमें आज़ादी होनी चाहिए, है ना। इस बात का कौन डिमांड कर रहा था, जर्मनी, इटली, पोलैंड के लोग कर रहे थे। इन द जर्मन रीजन्स हैड लार्ज नंबर
ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस वो मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल। अगर बात करें तो जर्मन रीजन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो है वहाँ पे तैयार किया जा रहा था, ग्रुप बनाया जा रहा था, जहाँ पे जिसके मेंबर्स थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, मतलब मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग मिडिल क्लास के थे, है ना, जिन इन सारी बातों को मानते थे। जो कौन कौन था, प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन था, प्रोस्पेरियस आर्टिशंस थे, जो अमीर आर्टिशंस है वो थे, वो लोग मतलब केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। वो लोग क्या हुए, फ्रैंकफर्ट में वो लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, वोट देना है, जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ऑन 18 में 1848, 18 मई 1848 को 1831 में क्या हुआ कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन फेस्टिव प्रोसेशंस टू टेक देयर प्लेसेस, है ना। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जब वहाँ जर्मनी के लोगों के द्वारा जो है सेलेक्ट किया गया था, इलेक्ट किए गए थे लोग, उन लोगों ने मार्च किया फेस्टिव प्रोसेशन में, वो अपना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जगह लेने के लिए, है ना, कन्वेंट द चर्च ऑफ द सेंट पॉल, वहाँ पे मतलब सेंट पॉल चर्च में वो इकट्ठा हुए थे। दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्ची सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। कहने का मतलब है वहाँ के जर्मन लोगों का डिमांड था, जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंट हुए थे, उनका ये डिमांड था कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, है ना, जो कि हेडेड करना चाहिए मोनार्की के, उसको देखिए हेड करेगा मोनार्की लेकिन काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उनका ये कहना था, पार्लियामेंट जैसा चीज़ भी होना चाहिए। व्हेन द डिप्टीज ऑफर द क्राउन ऑफ दिस टर्म्स टू फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ प्रशिया, और जब क्या हुआ था कि वहाँ के जो डेप्यूटीज़ थे उन लोगों ने ऑफर किया, क्राउन ऑफर किया प्रशिया के राजा को, विल्हेम फोर्थ को, मतलब जो प्रशिया के राजा थे, कि आप जो है राजा बन के संविधान के तहत इस देश को चलाने का काम कीजिए, जहाँ पे पार्लियामेंट भी काम करेगा। लेकिन वहाँ के जो राजा थे किंग विल्हेम फोर्थ, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने क्या किया, जो दूसरे मोनार्च लोग थे जो इसके खिलाफ थे, उनको जाके उनमें जाके मिल गए, है ना, ताकि इलेक्टेड असेंबली का क्या किया जा सके, अपोज किया जा सके। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। कहने का मतलब यह है, जो है मिडिल क्लास तो डिमांड करते थे कि पार्लियामेंट का होना चाहिए, और राजा जो है दूसरे मोनार्च के साथ जाके मिल गया। वहाँ की अरिस्टोक्रेसी जो क्लास के लोग थे और मिलिट्री जो थे वो भी क्या हो गए, बहुत मजबूत हो गए, और पार्लियामेंट जैसा सपना जो है अधूरा रह गया, उसको जंग लग गया। समझ में आ रहा है। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, और पार्लियामेंट क्या था, मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेट किया गया था। हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, वो क्या करते थे, हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसन एंड कॉन्सिक्वेंटली लूट देयर सपोर्ट। ये जो वर्कर मिडिल क्लास के लोग थे ना, जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते थे, वो लोग कहते थे कि वो लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे, मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपना फ़ायदा, वो लोग वर्कर्स पे ध्यान नहीं देते थे। और यही कारण था कि जब वर्कर्स की वो डिमांड नहीं सुन रहे थे मिडिल क्लास लोग, वो लोग क्या किए, उन लोगों ने भी क्या किया, वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट जो है खो दिया। इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड एंड इन द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिस्बैंड। और फाइनली क्या हुआ, राजा ने क्या किया, मिलिट्री बुलाया, सेना को बुलाया, और क्या कर दिया गया, जो असेंबली था उसको पूरा डिस्बैंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। द इश्यूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल विदिन द लिबरल मूवमेंट। अब बात करें तो वहाँ की औरतों का भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया कि द राइट टू वोट, हमें भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी सुख सुविधाएं मिलने चाहिए, हम भी इंसान हैं भैया, हम अगर आप हमें नहीं दे सकते तो आप मतलब कैसे ये सारे पावर्स एंजॉय कर सकते हैं। इसको देखते हुए कि इसको देखते हुए है ना, जस्ट सीइंग द मूवमेंट ऑफ देयर द नेशनलिस्ट वुमेन स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ दोज स्पेसिफिक कंट्रीज। देखिए क्या हुआ, द issues of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement in which large number of movements had participated actively over the years। वहाँ की women लोगों ने भी क्या कर दिया, मूवमेंट का क्रिएशन कर दिया, और जो है बहुत वुमेन जो है पार्टिसिपेट करने लगी रिवोल्यूशन में। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, औरतों लोगों ने वहाँ के खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशंस का क्रिएट किया था। न्यूज़पेपर्स का उन लोगों ने फाउंडेशन किया था, एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और लोग पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्ट लेती थी, है ना, डेमोन्स्ट्रेशंस। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, इसके बावजूद भी उन लोगों को, इतना विद्रोह करने के बाद भी उन लोग क्या हुआ, उन लोगों को जो है वोटिंग का अधिकार नहीं मिल रहा था, है ना। द राइट टू सफरेज, इलेक्शन ऑफ द असेंबली में उनको अधिकार नहीं मिला। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जब देखो मैंने बात किया था कि वहाँ के जर्मन जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंट जो वहाँ चुन के गए थे, वो सेंट पॉल में इकट्ठा हुए थे संविधान
के निर्माण पे बात हो रही थी, तो वहाँ पे जो औरतें थी वहाँ पे वेर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। वहाँ पे औरतों का बस इतना सा काम था कि गैलरी में खड़े होकर देखना है, उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना है, उसमें कुछ बोलना नहीं है, अगर कुछ गलत है, कुछ हक की बात नहीं करनी है, बस आप लोग को इतनी सी बस जो है परमिशन दिया जा रहा है, जस्ट यू हैव टू स्टैंड इन द बालकनी एंड यू हैव टू सी ऑल द नज़ारास। आपको बाकी सारे नज़ारे जो है देखने हैं, बाकी बोलना कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। और फिर फाइनली क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उन लोगों ने फाइनली क्या कर दिया, लिबरल मूवमेंट्स को फिर से एक बार दबा दिया 1848 में। दो कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन लिबरल कंजर्वेटिव लोगों ने इस सप्रेस को दबा दिया, इस रिवॉल्ट को दबा दिया, लेकिन पूरी तरह जो पहले की तरह जो कंजर्वेटिव्स काम करते थे वैसा कुछ क्रिएट करने में मतलब असफल रहे थे। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ द रिवोल्यूशंस एंड इंप्रेशंस कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। कहने का मतलब वहाँ के राजा को भी ये बात समझ में आ गई थी, टू सम एक्सटेंट ये बात उनको समझ में आ गया था कि जब तक हम लोग इनको कंसेशन नहीं देंगे, मतलब जब तक हम इनकी आधी अधूरी बातों को नहीं मानेंगे, मतलब पूरी तो नहीं मान सकते, लेकिन इनको एक लॉलीपॉप पकड़ाया जा सकता है, तो इनकी आधी बातों को जब तक हम लोग एज अ डिमांड इनकी पूरा नहीं करते, तब तक ये साइकिल जो है, रेवोल्यूशन जो है दिन पे दिन जो चल रहा है वो होते रहेगा और हमारी परेशानी इस तरह बढ़ते रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, हैंस इन द ईयर 1848, राजा ने 1848 में क्या किया, ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप। जो ऑटोक्रेटिक मतलब सीधा ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, ऑटोक्रेटिक मतलब स्वशासन जो मोनार्कीज लोग थे, उन लोगों ने बदलाव शुरू कर दिया सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में, जो कि ऑलरेडी कहाँ हो चुका था, वेस्टर्न यूरोप में जो ये बदलाव हो चुका था 1815 से पहले ही। वो कब हुआ, 1848 में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में उस वक्त हुआ। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेर एबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। बात करें तो ये पूरे यूरोप में कहाँ का ऐसा हुआ, जो सर्फडम था, सर्फडम को बैन कर दिया। सर्फडम का मैं मतलब बहुत बार समझा चुका हूँ। एंड बॉन्डेड लेबर, जिनके जो लेबर बॉन्ड के तहत, एग्रीमेंट के तहत काम कर रहे थे, उनको क्या कर दिया, उनको एबोलिश कर दिया गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फ्री हैं कहीं भी काम करने के लिए, आप जहाँ आपका इच्छा हो वहाँ आप काम कर सकते हैं। और ये हैब्सबर्ग डोमिनियन के अंदर जितने भी ये वर्कर्स थे, लेबर्स थे, सर्फडम थे, उनको ये बात समझाई गई, और रशियन एम्पायर के अंदर जितने भी लोग थे उनको ये बात बताया गया। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। अगर बात करें तो हैब्सबर्ग एम्पायर में, हंगरी कंट्री भी उस वक्त था, इन लोगों ने ज़्यादा ऑटोनॉमी ग्रांट कर दिया, मतलब ज़्यादा स्वशासन। उन्होंने कहा कि आप अपना क्या कर सकते हैं वो आप अपना देख लीजिए, है ना, मतलब पूरा ऑटोनॉमी दे दिया गया हंगेरियंस को 1867 में। तो ये बहुत अच्छी बात थी, और ये पॉसिबल क्यों हुआ, दिस वॉज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशंस विच वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। सो दिस वॉज द टॉपिक। तो सो टुडे आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि घंटी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका हिस्ट्री बेस्ट तरीके से तैयारी होता रहे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस भी लेके आऊँ, जियोग्राफी भी लेके आऊँ, और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर भी लेके आऊँ। तब तक आप हमारे साथ जो है कनेक्ट रहिए, आपको बेस्ट दिया जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए उसका। और कल तक होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक पॉलिटिकल साइंस का पहला लेक्चर जो है आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल।